हेलो, hello all of you. Now let's see chapter number 5, that is Security and Exchange Board of India. अब इस चैप्टर के दो हिस्से हैं. First we'll see the SEBI Act, the Administrative Act, and then in the second part we'll see the SEBI Guidelines. तो guidelines एक पार्ट है और एक्ट एक पार्ट है, और इस पे जो मार्क्स आप देख सकते हैं 8 मार्क्स का तो आता ही है, एंड इन वन अटेम्प्ट में 14 इट वाज 14 मार्क्स क्वेश्चन. तो ये एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है एलाइड लॉज के अंदर, तो उसको अपन अच्छे से देखते हैं. एक क्वेश्चन नॉर्मली एक्ट के ऊपर होता है और एक क्वेश्चन गाइडलाइंस के ऊपर होता है. इस तरह से दो क्वेश्चन रहते हैं इसमें. तो चालू करते हैं. पहले शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला. सीधा आप आ जाइए सेक्शन 4 के अंदर, मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड. ये बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन है, इसमें कुछ दिमाग लगाने का नहीं है, सिर्फ याद रखने के पॉइंट्स है. और क्या क्या याद रखेंगे वो मैं आपको बताते जाऊंगा. तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड. सेबी जो बोर्ड है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है. तो वहां देखो, उसमें एक चेयरमैन रहेगा, देन 2 members from amongst the officials of the Ministry of Central Government dealing with Finance and Administration of Companies Act of 1956, यानी कि Ministry of Corporate Affairs. तो Ministry of Corporate Affairs के 2 आदमी रहेंगे, nominees. Then 1 member from amongst the officials of Reserve Bank, RBI का एक आदमी रहेगा. 5 other members of whom at least 3 shall be whole-time members to be appointed by the Central Government. फिर 5 और लोग रहेंगे, जिसमें से 3 जो है वो होल टाइम रहेंगे और 2 पार्ट टाइम रह सकते हैं. कहने का मतलब ऐसा है. और इन सबको अपॉइंट कौन करेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा. तो ये तो पहले वाले जो है नॉमिनीज हम कहते हैं. चेयरमैन तो रहेंगे ही, 2 members, चेयरमैन भी गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा. फिर 2 members फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, 1 member फ्रॉम आरबीआई एंड 5 other members. ये 5 कौन अपॉइंट करेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट. अभी कैसे अपॉइंटमेंट होता है देखो. फिर आगे लिखा है कि जनरल सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बोर्ड विल वेस्ट इन द बोर्ड ऑफ मेंबर्स व्हिच मे एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड डू ऑल सच एक्ट्स एंड थिंग्स एज मे बी एक्सरसाइज और डन बाय द बोर्ड. यानी जो काम बोर्ड कर सकता है वो काम एक मेंबर भी कर सकता है. इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इतना बड़ा सेंटेंस की जरूरत नहीं है. जो बोर्ड कर सकता है वो मेंबर भी कर सकता है. Then, save as otherwise determined by regulations, the chairman shall also have powers of general superintendence. Obviously, chairman का काम क्या है. Superintendence and direction of the affairs of the board, and may also exercise all powers and do all such things as may be exercised or done by the board. जो board कर सकता है वो chairman भी कर सकता है. ये सब पे कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन आएगा, बाकी ये सब बेकार है. Then chairman and other members referred to under A and D of subsection 1 shall be appointed by the central government. A में कौन है. चेयरमैन. कौन अपॉइंट करेगा. गवर्नमेंट. और D में वो 5 लोग जो है ये भी कौन अपॉइंट करेंगे. गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा. और B और C के जो लोग हैं, B में है तुम्हारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वाले, तो उनको तो वो नॉमिनेट करेंगे, है ना. तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नॉमिनेट करेगा, और आरबीआई वाला जो एक बंदा है वो आरबीआई नॉमिनेट करेगा. सिंपल. देन चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स रिफर्ड टू अंडर ए एंड डी शैल बी पर्सन्स ऑफ एबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड स्टैंडिंग who have shown capacity in dealing with problems relating to security markets or have special knowledge or experience in law, finance, economics, accountancy, administration or any other discipline which in the opinion of the government is useful to the board. गवर्नमेंट को जो लगता है कि और भी कोई ऐसा एरिया है जहां बोर्ड को जरूरत है ऐसे लोगों की, तो उनको भी अपॉइंट कर सकते.
लेकिन अगेन हु कैन बी द बेस्ट पॉसिबल पीपल टू बी अपॉइंटेड? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्योंकि हमारे पास देखो सब नॉलेज है, सिक्योरिटी मार्केट, लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब नॉलेज अपने पास है। तो वो 5 लोग जो है, ऐसे नहीं कह रहा कि पूरे 5 सीएस रहेंगे, लेकिन गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है। तो चेयरमैन और वो 5 लोग जो है उनके पास ये सारे फीचर्स होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स। बाकी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के 2 आदमी है, वो तो उनके 2 आदमी अपॉइंट करेंगे और आरबीआई अपना 1 आदमी अपॉइंट करेगा। देन टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, तो वहां लिखा है कि चेयरमैन जो है एंड अदर मेंबर्स 5, तो चेयरमैन 1 और 5 जो गवर्नमेंट अपॉइंट किए हैं, शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, उनके टर्म्स वगैरह गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा उसके रूल्स बना करके। एंड द गवर्नमेंट शैल हैव राइट टू टर्मिनेट देयर सर्विस ऑल्सो, तो इन 5 लोगों का और वो एक चेयरमैन का जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, बाकी वो 2 जो है, एक रिजर्व बैंक वाला है और 2 मिनिस्ट्री वाले हैं, उनको वो गवर्न करेंगे। बाकी जो गवर्नमेंट के अपॉइंटेड पीपल है उसमें आते हैं चेयरमैन एंड दोज 5 मेंबर्स, उनको गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, तो उनके टर्म्स ऑफ सर्विस और उनका सैलरी वैलरी सब गवर्नमेंट डिसाइड करेगा और उनको टर्मिनेट भी गवर्नमेंट कर सकता है। ठीक है, तो क्या लिखता है टर्मिनेशन में, देखो, टर्मिनेट द सर्विस ऑफ चेयरमैन और अ मेंबर at any time before the expiry of the period by giving notice of equal to or more than 3 months in writing or 3 months salary and allowances in lieu thereof। तो या तो 3 महीने का नोटिस दो, या अगर नोटिस नहीं देना उसको आज के आज भगाना है। कभी कभी गवर्नमेंट चेंज हो जाता है ना, कांग्रेस साहब बीजेपी आ गया, तो बीजेपी अपने वाले लोगों को अपॉइंट करना चाहता है, उसके जो खास लोग हैं उनको, तो जो कांग्रेस वाले लोग हैं उनको भगा देंगे। अब उनका टर्म बाकी था, किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, कुछ नहीं, चलो सब निकल जाओ, तो 3 महीने की नोटिस देना है। और अगर आज के आज भगाना है तो 3 महीने की सैलरी दे दो, तो उसको कहते हैं सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड। सैलरी दो, चलो निकलो तुम लोग। एंड द चेयरमैन और अ मेंबर एज द केस मे बी शैल ऑल्सो हैव द राइट टू रिलिंक्विश हिज ऑफिस, यानी रेजिग्नेशन, उनके पास भी पावर है, दे कैन रिजाइन फ्रॉम देयर ऑफिस at any time before the expiry of the period for which they were been appointed। गवर्नमेंट ने उनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया, लेकिन वो 1 साल में छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। by giving 3 months notice in writing, तो वो गवर्नमेंट को नोटिस देंगे 3 महीने का कि हम जा रहे हैं। सिंपल। फिर उसके बाद है रिमूवल ऑफ मेंबर फ्रॉम ऑफिस। The central government shall remove a member from office if he is or has at any time been adjudged as insolvent। ये कंपल्सरी वेकेशन भी कह सकते हैं इसको, कि अगर एक आदमी इंसॉल्वेंट हो गया, वन ऑफ द मेंबर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, तो उसको निकाल देंगे अपन पतली गली से। या अनसाउंड माइंड का हो गया, पागल हो गया है, सेबी का एक मेंबर पागल हो गया, एंड सो डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। Thirdly, convicted for offence which in the opinion of government involves moral turpitude, यानी चोरी के इल्जाम में कॉन्विक्शन में गया, उसको जेल हो गई, या कोई भी ऐसा बीवी को मारा, बाहर वाली को मारा, जो भी है, खून किया, तो उसको बाहर निकाल देंगे। या फिर has in the opinion of the government so abused his position as to render his continuation detrimental to public interest, यानी कि ब्राइब वगैरह के केस में फंसा, उसके अगर इल्जाम लगाए कि ब्राइब लेता है, घूस लेता है, या क्या कहते हैं करप्शन में फंसा, या और भी ऐसा कुछ काम किया जो डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट, तो उसको वहां से हम भगा सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो मेंबर शैल बी रिमूव्ड अंडर दिस क्लॉज अनलेस ही हैज बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन दी मैटर। कौन से क्लॉज में? ये वाले क्लॉज में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड लगेगा। बाकी पागल हो गया है, कोर्ट ने कहा कि पागल हो गया, तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे क्या? हमने बोला सुनाई दे रहा है क्या? अरे नो, उसमें नहीं, सिर्फ ये लास्ट वाले क्लॉज में। फिर आता है मीटिंग्स। देखो सब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस है, एक एक बार अच्छे से पढ़ के रख देना है। The board shall meet at such times and places and shall observe such rules or procedure in regard to transaction of business at its meetings as may be provided by regulations। तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी बनाएगा और उसमें इनके कितने मीटिंग्स होने चाहिए, कितने टाइम ड्यूरेशन में होने चाहिए,
उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, नोटिस कैसे दी जाएगी, वगैरह वगैरह, ये सब रेगुलेशन में लिखा जाएगा, उसके हिसाब से इनको मीटिंग्स करने के हैं. देन चेयरमैन और if for any reason is unable to attend the meeting of the board, any other member chosen by the members present amongst themselves at the meeting shall preside at the meeting. चेयरमैन अगर एब्सेंट है आज की मीटिंग में, तो बाकी मेंबर्स क्या है कि एक आदमी को उनमें से अपॉइंट करेंगे टू चेयर दैट मीटिंग, यानी प्रिसाइड ओवर दी मीटिंग. अदरवाइज नॉर्मली प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन रहेगा, चेयरमैन ही रहता है. Then all questions which come up before the meeting shall be decided by majority vote. Decision जो है वो majority से लिया जाएगा. यानी 5 मेंबर है, तो अगर 3 लोग ने हाँ कहा तो decision is taken, और 5 लोग में से 3 लोगों ने ना कहा तो फेल हो जाएगा. And in the event of equality of votes, अगर 6 लोग हैं और 6 में से 3 हाँ बोल रहे हैं और 3 ना बोल रहे हैं, फिर क्या करेंगे? फिर जो चेयरमैन है, चेयरमैन, उसके पास रहता है कास्टिंग वोट. ये आपको मालूम ही है, चेयरमैन के पास क्या होता है, कास्टिंग वोट. तो ही कैन पुट द कास्टिंग वोट इन फेवर एंड मेक द रेजोल्यूशन पास. Then member not to participate in meetings in certain cases. Any member who is a director of a company, कोई कंपनी में डायरेक्टर भी है, and who as such director has any direct or indirect pecuniary interest, यानी monetary interest in the matter coming up for consideration at the meeting of the board. Simple, जिसको हम interested concept कहते हैं, जैसे कंपनी लॉ में पढ़ाते हैं interested directors cannot vote, तो वैसे ही है कि बोर्ड में जो मेंबर है, एक आध मेंबर, वो किसी कंपनी का डायरेक्टर भी है. मान लो कि टीसीएस का डायरेक्टर है और यहाँ उसको गवर्नमेंट ने मेंबर भी बना दिया है, इज अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, तो उसको यहाँ मेंबर बना दिया. अब अगर कोई केस ऐसा है जो बोर्ड के सामने आज की मीटिंग में एक एजेंडा का आइटम है जिसमें टीसीएस का ही कोई डिसीजन मेकिंग है, तो फिर ये जो अपना मेंबर है वो वहां पे वोट नहीं करेगा, उस पॉइंट पे वोट नहीं करेगा. एजेंडा में तो 10 पॉइंट है, जिसमें से एक टीसीएस कंपनी से रिलेटेड कोई इशू है, तो उस पे वोट नहीं करेगा, बाकी पे वोट कर सकता है. यानी जो पॉइंट पे वो इंटरेस्टेड है वहां पे वोट नहीं करेगा. Shall as soon as possible after relevant circumstances have come to his knowledge disclose the nature of his interest. तो पहले तो उसको nature of interest disclose करना है. जैसे कि अभी एजेंडा में एक आइटम आया कि टीसीएस का कोई इशू है सपोज, और वो अप्रूवल के लिए आया है, पब्लिक इशू है टीसीएस का, और वो बोर्ड के सामने अप्रूवल के लिए आया है, तो वो एक पास करने का है, एजेंडा का एक आइटम है. तो ये जब आएगा डायरेक्टर मिस्टर कैलाश, जो भी होगा एक पर्सन का नाम, तो जब मीटिंग में आएगा तो सबसे पहले डिस्क्लोज करेगा कि आई एम ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ टीसीएस, उसका एजेंडा में एक आइटम है, तो आई शुड बी कंसिडर्ड एज इंटरेस्टेड इन दिस मैटर. And such disclosure shall be recorded in the proceedings of the board. बोर्ड मीटिंग का जो मिनट्स बनेगा उसमें इसको हम रिकॉर्ड करेंगे. And the member shall not take any part in any deliberation or decision of the board with respect to that matter. तो उस मैटर पे उठ के चले जाएंगे चाय वाय पीने, फिर बाद में आ जाएंगे. तो डेलिब्रेशन का मतलब है डिस्कशन में भी पार्ट नहीं लेना चाहिए और वोट भी नहीं करना चाहिए. डिसीजन यानी वोटिंग, तो वोट भी नहीं करने का है, और ही शुड नॉट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दी डिस्कशन. देन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड, इस पे एक आध क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेबी बोर्ड? वेरी सिंपल. Subject to provisions of the act, it shall be duty of the board to protect the interest, ये उसका मेन फंक्शन है, protect the interest of investors in securities. This is the primary function of the board, protect the interest of investors and to promote the development of and regulate the security markets. Security markets को regulate करना, उनको develop करना by such measures as it thinks fit. तो 2 पॉइंट सबसे पहले लिखेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड नंबर 2 डेवलप एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट्स. देन विदाउट प्रेजुडिस टू द जेनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग, विदाउट प्रेजुडिस तो अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बार समझा दिया मैंने. विदाउट प्रेजुडिस का मतलब है कि विदाउट ओवरराइडिंग सबसेक्शन 1,
द फॉलोइंग कैन ऑल्सो बी डन। तो अब देखो ये कहते हैं अपन स्पेसिफिक पावर्स, ये सारे स्पेसिफिक पावर्स है। और जो ऊपर में देखा अपन ने सबसेक्शन 1, ये क्या था, जनरल पावर। तो सबसेक्शन 1 इज जनरल एंड सबसेक्शन 2 इज स्पेसिफिक। लेकिन क्या अपन रूल ऑफ ये लगाएंगे क्या कि स्पेसिफिक विल ओवरराइड जनरल? नो, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ दीज वर्ड्स विदाउट प्रिजुडिस टू। तो देखो, रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड अदर सिक्योरिटी मार्केट्स, यानी मार्केट्स किस तरह से फंक्शन करेंगे, जैसे बीएसई हो गया, एनएसई हो गया, तो ये किस तरह से फंक्शन करेंगे, तो उसको सेबी कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। जैसे उसमें ट्रांजैक्शंस कैसे होंगे, सेटलमेंट्स कैसे होंगे, ये सारी बातें सेबी कंट्रोल करता है। देन रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ ब्रोकर्स, ब्रोकर का भी रजिस्ट्रेशन होता है सेबी के पास, सिर्फ रजिस्टर्ड पीपल ही ब्रोकर बन सकते हैं। तो उनका रजिस्ट्रेशन और उनका रेगुलेशन कि वो अपना बिजनेस किस तरह से करेंगे, नहीं तो पब्लिक को उल्लू बनाएंगे कल, तो नहीं, उनको भी सारे गाइडलाइंस दिए जाते हैं और उनको फॉलो करना कंपलसरी होता है। तो रजिस्टर करना और फिर उनको रेगुलेट करना, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, ब्रोकर के ब्रोकर जो होते हैं सब ब्रोकर्स। देन शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, जो शेयर ट्रांसफर की रजिस्ट्री करते हैं, लाइक वेरियस कंपनीज आर देयर हु ओनली डू रजिस्ट्री ऑफ ट्रांसफर फॉर्म्स, करवी कंसल्टेंट्स वगैरह, तो उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है सीबी के पास। देन बैंकर्स टू एन इशू, बैंकर्स टू एन इशू यानी कि जो पैसा जमा करते हैं, इशू के टाइम में जो पैसा का कलेक्शन होता है वो उनके पास आता है। देन दे ट्रांसफर द मनी टू दी कंपनी व्हेन एवरीथिंग इज डन, द अलॉटमेंट इज मेड, तो वो बैंकर्स टू द इशू होते हैं। और एक मर्चेंट बैंकर्स भी होते हैं, लेकिन मर्चेंट बैंकर्स का काम है मैनेजमेंट ऑफ द इशू। एक बैंक होता है जो कलेक्शन करता है, कलेक्टिंग बैंक, और एक बैंक होता है इन्वेस्टिंग बैंकर, जिसको अपन मर्चेंट बैंकर्स कहते हैं, उनका काम है मैनेजमेंट करना। वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, वो यहां नीचे दिया ही, उसका नाम भी दिया देखो। तो ये बैंकर यानी पैसे वाला, उसके ऊपर लिख दो मनी, ही इज कलेक्टिंग मनी फॉर द कंपनी। देन ट्रस्टी, ट्रस्टीज कहां आते हैं, डिबेंचर इशू में ट्रस्टीज आते हैं, पीपल हु बिकम ट्रस्टीज ऑफ डिबेंचर इशूज, तो उनका रजिस्ट्रेशन। देन रजिस्ट्रार्स टू एन इशू, रजिस्ट्रार टू द इशू कौन होता है, जो एप्लीकेशन फॉर्म्स पूरे कलेक्ट करता है और अपने पास रखता है और अलॉटमेंट प्रोसीजर में कंपनी की मदद करता है, उसको रजिस्ट्रार्स टू द इशू कहते हैं। कंपनी का रजिस्ट्रार नहीं है, रजिस्ट्रार टू द इशू। देन मर्चेंट बैंकर्स, दे आर द मैनेजर्स ऑफ द इशू, इशू को मैनेज करते हैं, तो उनको मर्चेंट बैंकर्स कहते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अगर पढ़ोगे तो बैंक का एक काम ये भी होता है, दे कैन डू वन ऑफ दिस बिजनेस, मर्चेंट बैंकिंग। देन अंडर राइटर्स, ये तो सब जानते ही है, जो अंडर राइटिंग करते हैं। फिर पोर्टफोलियो मैनेजर्स, जो लोगों के इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोगों के बिहाफ में पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, उनको पोर्टफोलियो मैनेजर्स कहा जाता है। देन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स जो होते हैं, जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड्स कल बेचना चाहते हो तो आपको एक एमफी का एग्जाम होता है, वो पास करके फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, उसकी एक बॉडी है, रजिस्टर होके फिर आपको एक नंबर मिलेगा अफिलिएशन का, उसको यूज करके फिर आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह सेल कर सकते हो, तो उसको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स कहते हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है। एंड सच अदर इंटरमीडियरीज हु मे बी एसोसिएटेड विद सिक्योरिटी मार्केट्स इन एनी मैनर, तो इन सबके लिए सेबी क्या बनाएगा, रजिस्टरिंग प्रोसीजर एंड रेगुलेशंस। देन रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ डिपॉजिटरीज, डिपॉजिटरी का एस्टैब्लिशमेंट और उनका रजिस्ट्रेशन, उनका रेगुलेशन। तो डिपॉजिटरीज में अपने पास कौन है इंडिया में, CSDL, NSDL, तो उनका जो है तो वो भी इसमें आएगा। देन पार्टिसिपेंट्स, उनके जो एजेंट्स होते हैं उनको कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जिनके पास पब्लिक जाके डीमैट अकाउंट खोलती है, तो वो DPs कहलाते हैं। तो डिपॉजिटरी, फिर उनके पार्टिसिपेंट्स, फिर कस्टोडियंस ऑफ सिक्योरिटी, कस्टोडियंस जो होते हैं जिनके पास फिजिकल शेयर्स जमा होते हैं और उसके बेसिस पे वो डीमैट में डालते हैं, तो कस्टोडियन। देन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इकरा, क्रिसिल, ये सब जो है स्टैंडर्ड एंड पुअर,
जो डिबेंचर्स वगैरह में क्रेडिट रेटिंग देते हैं कंपनी का, तो वो लोग, and such other intermediaries as the board may by notification specify in this behalf. तो ये सब लोगों का भी रजिस्ट्रेशन, उनका रेगुलेशन सेबी के हाथ में है. फिर आता है रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स. निधि, चिट फंड्स वगैरह, उनको कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कहते हैं. वेंचर कैपिटल तो आप जानते ही है, इनकम टैक्स में पढ़े थे अपन ने. वेंचर कैपिटल फंड्स जिनका काम है न्यू वेंचर्स में इन्वेस्ट करना. म्यूचुअल फंड का काम क्या होता है? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज है. और वेंचर कैपिटल क्या करता है कि नए नए जो कंपनीज होते हैं, न्यू वेंचर्स, उसमें इन्वेस्ट करता है. तो उनका रजिस्ट्रेशन, उनका रेगुलेशन, सबके गाइडलाइंस है फिर भर भर के, लंबे लंबे. तो एक्चुअल सेबी के अगर आप गाइडलाइंस निकालोगे, रेगुलेशंस, तो इतनी बड़ी बुक आती है, बिग. और वो भी अगर आप इसका जो है क्या नाम है, देखो याद आएगा, आपको बताऊंगा. द बिग ऑथर ऑफ कॉर्पोरेट लॉज, क्या नाम है अपने बुक है उसकी, भूल जाता हूं मैं. तो वो बुक आप पढ़ोगे. क्या नाम, एक तो वाधवा पब्लिकेशन का आता था पहले, वो अभी लेक्सिस नेक्सिस का हो गया है. वो बिल्कुल याददाश्त मेरी खराब हो गई, दिमाग खराब हो गया पढ़ाते पढ़ाते. खैर चलो आगे मैं याद आएगा आपको बताऊंगा. तो उसके अगर बुक पढ़ोगे ऑन सेबी गाइडलाइंस, तो इतनी बढ़िया थी, 6 वॉल्यूम्स. पढ़ने का नहीं, कभी बॉस के कैबिन में रखी हुई देखी होंगी आपने, उसको वहीं रहने देना, अच्छा लगता है. तो खैर वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं. देन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, जिसमें निधीज एंड चिट फंड्स वो सब आते हैं. एंड म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड्स का भी रजिस्ट्रेशन सेबी के पास होता है. Then promoting and regulating self-regulatory organizations. Then prohibiting fraudulent and unfair trade practices relating to security market. Then promoting investors education and training of intermediaries of security market. तो आप देखते होंगे कि ये BSc NSE सबके कोर्सेज है, NCFM और ऐसे कोर्सेज वो लॉन्च करते हैं. तो ये भी सेबी रेगुलेशंस के अंदर ही आता है. सेबी इनको कहता है कि आप ऐसे कोर्सेज रन करो फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएरीज. तो जितने इंटरमीडिएरीज होते हैं उनको ट्रेनिंग दो, और इन्वेस्टर्स को भी एजुकेट करो. तो उसमें बहुत सारे एक्सपेंस इनकर होते हैं. और इसके लिए वो फंड जो है ना, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो रहता है, उसके पैसे इसमें यूज किए जाते हैं फॉर एजुकेशन ऑफ इन्वेस्टर्स. देन प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी. इनसाइडर ट्रेडिंग जो अपन ने कंपनीज एक्ट में ही पढ़ा था. और ये फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये भी हमने पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह अगर अंदर की कोई इंफॉर्मेशन जो पब्लिक को अभी मालूम नहीं है, वो यूज करके अगर शेयर में डीलिंग करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं हम? इनसाइडर ट्रेडिंग. या इन्वेस्टर को डुबाने के चक्कर में हम कोई काम करेंगे, तो उसको फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी कहते हैं. तो ये सब भी सेबी कंट्रोल करेगा, अपार्ट फ्रॉम द कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट में तो इसके प्रोविजंस है ही, उसके अलावा यहां भी इसकी पेनल्टीज भी हम आगे चल के भी देखेंगे, इनसाइडर ट्रेडिंग की पेनल्टीज क्या क्या है. देन रेगुलेटिंग सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. एंड टेक ओवर ऑफ कंपनीज, सब्सटैंशियल एक्विजिशन नॉर्म्स कहते हैं इसको. तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक पर्सन जैसे फारूक हक है, तो अगर मेरे को रिलायंस टेक ओवर करना है एग्जाम्पल में, तो मुझे क्या है कि उसके शेयर्स खरीदने पड़ेंगे ना. तो क्या मेरे को 51% शेयर्स खरीदना है? नहीं. अगर मैं 15-20% शेयर्स भी खरीदूं तो बहुत हो जाता है. I will have substantial control over the company. तो अगर अपन इस तरह से परचेज करना चाहते हैं किसी कंपनी के 10-15-20% शेयर्स सब्सटैंशियल, उसका परसेंटेज से भी डिफाइन करता है. तो उससे ज्यादा अगर आप खरीदना चाहते हैं तो फिर उसके गाइडलाइंस है कि किस तरह से आपको खरीदना है. ऐसा नहीं कि गए मार्केट में BSE में और खरीद लिए वहां से शेयर्स, ऐसा अलाउड नहीं. इसको बैकडोर एंट्री कहते हैं, क्योंकि मार्केट से खरीदने में क्या है कि किसी को मालूम नहीं रहता ना कौन खरीद रहा है, तो वो अलाउड नहीं है. उसमें ओपन पब्लिक ऑफर देना पड़ता है. मैं सारे शेयर होल्डर्स को ऑफर दूंगा, ओपन ऑफर रहता है कि आई वांट टू परचेज योर शेयर्स फॉर दिस प्राइस. अगर आप बेचना चाहते हो तो मुझे बेच सकते हो. तो उसके गाइडलाइंस होते हैं, उसको सब्सटैंशियल एक्विजिशन गाइडलाइंस कहते हैं. देन कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, conducting inquiries,
and audits of stock exchanges, mutual funds and other persons associated with the security market, intermediaries and self-regulatory organizations in security market. तो इन सब का ऑडिट, इन सब के इंस्पेक्शन ये भी सेबी कर सकता है. फिर आगे चलते हैं तो कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड from any person including any bank or other authority or board or corporation established or constituted by or under central state act, इन सब से रिकॉर्ड्स बुलाएंगे. किस चीज के? which in the opinion of the board shall be relevant to any investigation or inquiry. जैसे कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फारूक हक ने क्या किया कि रिलायंस के 10-15% शेयर मार्केट से खरीद लिए अपने नाम से और रजिस्टर हो गया. अब उस पर इंक्वायरी बैठी है कि ये सब्सटैंशियल एक्विजिशन नॉर्म्स को वायोलेट किया है कि नहीं किया है. अब इंक्वायरी के लिए पता तो लगाना पड़ेगा ना कि फारूक हक के पास कितने शेयर्स है. तो रिलायंस से डेटा बुलाया जाएगा कि फारूक हक के पास पहले कितने शेयर्स थे, अब कितने हैं, कितने टाइम में परचेज किए, कब कब परचेज किए, तो सब डेटा बुलाएंगे. तो वो यहाँ पावर है, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड फ्रॉम कंपनीज एंड बैंक्स. बैंक से भी इंक्वायरी होगी कि कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ. अच्छा, मैं क्या करूंगा कि देखो अभी 10% से ऊपर तो नहीं खरीद सकता ना मैं बैकडोर एंट्री से, तो मैं खुद के नाम से खरीदूंगा 6%, दोस्तों के नाम से खरीदूंगा बाकी 8-10%. लेकिन वो दोस्तों के नाम से परचेज तो होगा लेकिन पैसा तो मेरा लगा है, बैंक अकाउंट से तो मेरे गया है पैसा. तो बैंक से इंफॉर्मेशन बुलाई जाती है इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि जो दोस्तों के नाम से शेयर्स है वो उनके हैं कि मेरे हैं. पता कैसे लगेगा? ये देखना पड़ेगा ना पैसा किसका गया, कहां से आया पैसा. तो अगर वो रूटिंग ऑफ मनी मेरे बैंक से हुआ है, इसका मतलब वो शेयर्स मेरे हैं. वो सब डमी शेयर होल्डर्स है, बेनिफिशियल शेयर होल्डर मैं ही हूं. तो ये इन्वेस्टिगेशन के लिए बैंक से भी इंफॉर्मेशन बुलाई जाएंगी. तो सब लोग हैं उसमें, देखो बैंक, अथॉरिटीज, बोर्ड्स, कॉर्पोरेशंस जो गवर्नमेंट के हैं, सबसे, कंपनी भी आता है, कंपनी से अपन इंफॉर्मेशन बुलाएंगे रिगार्डिंग द शेयर होल्डिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. तो ऐसे तो हजारों टाइप के इंक्वायरीज होते हैं. ये तो जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने सब्सटैंशियल एक्विजिशन वाला. देन कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम और इन फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू अदर अथॉरिटीज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. तो अब ये क्या है कि अपना जो सेबी है इंडिया में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सिक्योरिटी मार्केट्स को रेगुलेट करता है, वैसे यूएस में भी होगा, वैसे ही यूके में भी होगा. उनका कोई डिपार्टमेंट ऐसा होगा ना जो सिक्योरिटी मार्केट्स को वहां पे रेगुलेट करता है. तो अपना से भी उनको इंफॉर्मेशन दे सकता है या वहां से इंफॉर्मेशन बुला भी सकता है. तो इसको कहते हैं शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ ग्लोबल लेवल. क्योंकि जो बड़े बड़े फ्रॉडुलेंट लोग हैं वो तो ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं ना. हमारे 4 कंपनी यूएस में रजिस्टर्ड है, 10 कंपनी यूके में रजिस्टर्ड है, 15 कंपनी फ्रांस में, 25 कंपनी ऑस्ट्रेलिया में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये सब जो डीलिंग्स होते हैं इधर से उधर, जो पैसा घुमाने का चक्कर होता है और फिर पैसा वापस इंडिया में आता है, जो आपको और भी लॉज में मैंने समझाया था पहले. तो ये सबको इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्रॉस बॉर्डर इंफॉर्मेशन आती है या देनी पड़ती है. तो वहां लिखा है कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन और फर्निशिंग इंफॉर्मेशन. हम उनसे बुलाएंगे भी और हम उनको देंगे भी. अगर उनका कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो यहां से हम इंफॉर्मेशन उनको देंगे. टू अदर अथॉरिटीज वेदर इन और आउटसाइड इंडिया. अच्छा, अपनी अथॉरिटी भी हो सकती है, जैसे इनकम टैक्स अथॉरिटी. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मार दिया एक एसएससी के अगेंस्ट और वहां वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर, तो वो सेबी से इंफॉर्मेशन बुला सकते हैं या सेबी उनसे इंफॉर्मेशन बुला सकता है ना. तो इन इंडिया भी है एंड आउटसाइड इंडिया भी है. हैविंग फंक्शन सिमिलर टू दोज ऑफ द बोर्ड in the matters relating to prevention or detection of violations in respect of security laws, subject to provisions of other laws for the time being in force. Simple. Then provided that the board, for the purpose of furnishing any information to any authority outside India, may enter into an arrangement or agreement or understanding with such authority with the prior approval ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जैसे मैंने कहा कि अपने यहाँ का सीबी है और यूएस का जो डिपार्टमेंट होगा तो उनके बीच में एग्रीमेंट्स अरेंजमेंट्स होंगे, लेकिन ये एग्रीमेंट अरेंजमेंट जो है ये गवर्नमेंट के अप्रूवल से होंगे. देन परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शंस
एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सिक्रा. सिक्रा जो अपन ने देखा, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, तो उसके अंदर अलग से कोई अथॉरिटी नहीं है. उसके अंदर अथॉरिटी जो है वो सेबी. सेबी will perform all the functions under SICRA also. Then levying fees and other charges for carrying out the purpose of the act, conducting research for the above purposes, calling from or furnishing to any agency as may be specified by the board such information as may be considered necessary, and performing other functions as may be prescribed. इतने सारे पावर्स है उनके पास, 2 बार पढ़ के रखना है. इतने सारे तो वैसे भी नहीं लिखना, 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 8-10 पॉइंट मैक्सिमम लिखने का. तो जब आप 20 पॉइंट पढ़ेंगे तो 8-10 तो लिख पाएंगे. और वैसे बहुत जनरल भी पॉइंट्स है, एक अपने को सेबी का ओवरऑल व्यू आ गया है दिमाग में, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं. फिर खैर आगे चलते हैं. आगे कहते हैं कि विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ 2, the board may take measures to undertake inspection of any book or register or other document or record of any listed public company or a public company not being intermediaries referred to under subsection 2, उसको 2 करो, ब्रैकेट है वो 1 नहीं है, which intends to get its securities listed on the stock exchange. यानी ऊपर में जो 1 में देखा अपन ने और 2 में देखा, तो 1 में क्या था, जनरल पावर्स है. 2 में क्या थे, यहां सब इंटरमीडिएरी कंपनीज थे. नॉर्मल पब्लिक कंपनी थी क्या वहां इंस्पेक्शन के अंदर? नहीं. यहां क्या देखा हमने कि सेबी कैन इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएरीज, म्यूचुअल फंड्स और वो सब जो ऑलरेडी उसके पास रजिस्टर्ड है. लेकिन ये पब्लिक कंपनीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अगर इंस्पेक्शन करना है तो सेबी कर सकता है क्या? यस. तो वो यहां दिया 2A के अंदर कि जो पब्लिक कंपनीज है, कौन से, लिस्टेड वाले, जिनके शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड है, या वो पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड नहीं है लेकिन वो पब्लिक इशू लाने वाले हैं और लिस्टिंग कराने वाले हैं, हु आर गोइंग टू बी लिस्टेड. तो दोनों को इंस्पेक्शन किया जा सकता है. तो लिस्टेड कंपनी और a public company which intends to get its securities listed. तो इंटेंशन है, ये कैसे पता चलेगा कि पब्लिक इशू ला रहे क्या? इफ दे आर कमिंग आउट विद द पब्लिक इशू मींस दे इंटेंड टू गेट लिस्टेड. फिर वहां एप्लीकेशन करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज के पास कि हमको लिस्टिंग करवाना है. एवरी पब्लिक इशू हैज टू बी लिस्टेड कंपल्सरीली. तो अगर हम पब्लिक इशू लाना चाहते हैं, वी हैव मेड एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग, यानी कि वी आर इंटेंडेड टू बी लिस्टेड. ऐसे दोनों कंपनी को सेबी इन्वेस्टिगेट करा सकता है. लेकिन प्राइवेट कंपनीज है जो लिस्टेड नहीं है और लिस्टिंग होने वाला भी नहीं है, उनको इन्वेस्टिगेशन में नहीं लिया जा सकता. अच्छा, कब इन्वेस्टिगेट करेंगे? तो देखो आगे लिखा है, वेयर द बोर्ड हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट सच कंपनी हैज बीन इंडल्जिंग इन इनसाइडर ट्रेडिंग or fraudulent and unfair trade practices relating to security market. ठीक है, या तो वो इन्वेस्टर को फ्रॉड करने का काम कर रहे हैं या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं. हैज बीन यानी कि चालू है, दे हैव बीन डूइंग इनसाइडर ट्रेडिंग. इनसाइडर ट्रेडिंग यानी वही अंदर की इंफॉर्मेशन यूज करके पैसा कमाना. जो पब्लिक को इंफॉर्मेशन मालूम नहीं है उसको यूज करके अपन शेयर्स परचेज या सेल करेंगे या लोगों को इंफॉर्मेशन देकर करवाएंगे, तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं. या फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कंपनी इन्वेस्टर्स के फ्रॉड करने का कोई काम कर रहा है इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट, नकली सर्टिफिकेट्स इशू कर देना, पैसे लेकर के डुबा देना, तो वो सब इसमें आते हैं. तो फिर उनका इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है. फिर सबसेक्शन 3 में कहता है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स while exercising the powers under clause 1 or 1A of 2 or subsection 2A जो अभी हमने देखा, the board shall have the same powers as are vested in civil court. सिविल कोर्ट के जो पावर्स होते हैं, रिकॉर्ड बुलाने का, पर्सन को बुलाने का, उसका इंस्पेक्शन करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का, तो ये सारे पावर्स सेबी के पास भी रहेंगे. तो टेक्निकल पॉइंट है, इस पर अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. Discovery and production of books,
summoning and enforcing attendance of a person, examining him on oath, inspection of books and registers. तो ये सब जो पॉइंट रहते हैं, कोर्ट के पावर्स रहते हैं, ये सेबी के पास भी रहेंगे. ठीक है. Then without prejudice to the provisions of all the above sections, the board may by order, for reasons to be recorded in writing, in the interest of investors or security market, take any of the following measures, either pending investigation or inquiry or on completion of investigation or inquiry. तो ये जो ऑर्डर्स है ये इंटरलोक्यूटरी भी हो सकते हैं, यानी इंटरिम ऑर्डर्स भी हो सकते हैं या फाइनल ऑर्डर्स भी हो सकते हैं. तो व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग जो बोला है तो ये क्या है, इंटरमीडिएट ऑर्डर्स होते हैं, कि इंटरिम कहते हैं उसको, फॉर द टाइम बीइंग, कि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक ऐसा मत करो, या फिर फाइनल ऑर्डर में ये ऑर्डर्स आ सकते हैं. ठीक है, पेंडिंग या ऑन कंप्लीशन ये ऑर्डर्स आ सकते हैं. क्या क्या ऑर्डर्स आ सकते हैं देखो, सस्पेंड द ट्रेडिंग ऑफ एनी सिक्योरिटी इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. ट्रेडिंग को सस्पेंड किया जा सकता है. कोई कंपनी डिफ्रॉड कर रही है तो उसके जो शेयर्स है उसका ट्रेडिंग बंद कर देंगे, या उन्होंने सिक्योरिटी मार्केट्स के जो रेगुलेशंस उसको फॉलो नहीं किया तो सिक्योरिटी के ऊपर बैन लगा देते कि आपके सिक्योरिटी ट्रेड नहीं होंगे इतने समय तक, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने. देन रिस्ट्रेन पर्सन्स फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटी मार्केट. पर्सन्स यानी कंपनीज. तो कंपनीज अगर फ्रॉड करती है कभी कभी तो उनके ऊपर बैन लगाया जाता है कि तुम अगले 3 साल तक सिक्योरिटी मार्केट में शेयर्स इशू नहीं करोगे. तो उसको कहते हैं restraining a person from accessing the security market, and prohibit any person associated with security market to buy, sell or deal in security. तो ये any person के बाजू में लिख दो brokers. ये broker के ऊपर आएगा कि अगर broker वायोलेशन करा तो उसको सिक्योरिटी मार्केट्स में जो डीलिंग होता है उससे बैन कर दिया जाएगा. तो पहला जो पर्सन बोला है, रिस्ट्रेन पर्सन फ्रॉम एक्सेसिंग, ये है कंपनीज. कंपनी को रोका जाएगा फ्रॉम एक्सेसिंग कैपिटल मार्केट्स. एंड प्रोहिबिट एनी पर्सन फ्रॉम डीलिंग, ये ब्रोकर्स है, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो बाई सेल करते हैं उनके ऊपर रोक लगा दी जाएगी. तो क्यों लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने वायोलेशन किया इसलिए. देन सस्पेंड एनी ऑफिस बेयरर ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस बेयरर है, कोई ऑफिसर है, उसको सस्पेंड कर सकते. और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होल्डिंग सच पोजीशन, जैसे सेटलमेंट वगैरह जो करते हैं. देन इम्पाउंड एंड रिटेन द प्रोसीड्स यानी मनी और सिक्योरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन. जो शेयर का एक ब्लॉक डील हुआ था, इसने ए ने बी को बेचे थे, उसमें वो अगर इन्वेस्टिगेशन लग गया तो वो जो शेयर्स है उनको वो इंपाउंड कर लेंगे. इंपाउंड यानी सीज कर लेंगे. तो वो शेयर्स को भी सीज कर सकते हैं और उसके जो पैसे हैं उसको भी सीज करके रख सकते हैं. तो उसको इंपाउंड कहते हैं. इंपाउंड यानी कि झपट लेना. लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड इंपाउंड यानी कि कैचिंग होल्ड ऑफ समथिंग. जैसे आप दोस्त लोग मिलकर केक काटते हैं किसी बर्थडे पे, तो क्या करते हैं, उसको इंपाउंडिंग कहते हैं. सीनियर्स रहे तो अपन अच्छे से काटते हैं, ऐसे टीचर का केक कितना अच्छा कटता है, ऐसे ऐसे टीचर के लिए सब रुकते बेचारे बच्चे. फिर टीचर ने जैसे अपना एक पीस ले लिया और वो केक उधर से उठ के वहां गया बच्चों के हाथ में, फिर क्या होता है, इंपाउंडिंग. तो उसको इंपाउंडिंग कहते हैं. तो यहाँ जो सेबी है वो आपके बुक्स कहता हूँ, प्रोसीड्स, पैसे और जो शेयर्स थे जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन चालू है उनको जब्त करके रख लेगा. देन अटैचमेंट का ऑर्डर आता है. आफ्टर पासिंग ऑफ एन ऑर्डर ऑन एन एप्लीकेशन मेड फॉर अप्रूवल बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैविंग जुरिसडिक्शन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 month, 1 or more बैंक अकाउंट्स. तो अटैचमेंट यानी फ्रीजिंग ऑर्डर, इसको फ्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, है ना. आप ऐसे समझते हो अकाउंट फ्रीज हो गया तो उसको अटैचमेंट कहते हैं. टेक्निकली अपन कैसे जानते हैं उसको, फ्रीजिंग. तो बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकते. कौन से बैंक अकाउंट को, जहां पे सेबी को मालूम है कि जो डील हुआ था शेयर्स का, जो लीगल डील हुआ था, उसके पैसे जाकर ये बैंक में रखे हुए हैं, तो वो बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देंगे यानी अटैच कर देंगे. तो
तो अटैच करने से क्या होता है कि जो बैंक अकाउंट का ऑपरेटर है, जिसके नाम से बैंक अकाउंट है, वो उसको डील नहीं कर सकता. ही कैन नॉट इशू एनी चेक्स आउट ऑफ दैट. तो वन और मोर बैंक अकाउंट्स और अकाउंट्स ऑफ एनी इंटरमीडियरी or any person associated with security market, यानी ब्रोकर वगैरह, in any manner involved in violation of any of the provisions of this act or the rules or regulations made thereunder. तो अगर कोई भी इंटरमीडिएट से ब्रोकर हो गया, सब ब्रोकर हो गया, all people who are intermediaries of the market, उन्होंने अगर वायोलेशन किया है और उनका पैसा जाकर किसी बैंक अकाउंट में जमा हुआ है, तो उस बैंक अकाउंट को फ्रीज यानी अटैच कर सकते हैं. लेकिन अटैचमेंट के लिए मजिस्ट्रेट का परमिशन लगता है. तो सेबी विल हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जीएमएफसी कोर्ट जिसको कहते हैं, हैविंग ज्यूरिसडिक्शन, और जीएमएफसी कोर्ट जो है वो फिर वहां पे ऑर्डर पास करता है. प्रोवाइडेड दैट ओनली द बैंक अकाउंट or any transaction entered into so far as it relates to proceeds actually involved in violation will be seized. Obviously, अगर उस आदमी के 4 बैंक अकाउंट है, लेकिन जो वायोलेशन हुआ उसका बैंक अकाउंट में जो पैसा गया, हम सिर्फ उसको फ्रीज करेंगे, बाकी पूरे जो अकाउंट को फ्रीज कर देंगे, ऐसा नहीं है. Then direct any intermediary or any person associated with security market in any manner not to dispose of or alienate an asset forming part of transaction which is under investigation. तो ये भी है, जैसे कोई शेयर्स मैंने खरीदे और मेरे अगेंस्ट केस लग गया है कि वायोलेशन है, सेबी लॉस का वायोलेशन है, तो सेबी मेरे ऊपर एक ऑर्डर पास करेगा, डायरेक्शन देगा कि आप ये शेयर्स को बेचेंगे नहीं जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता. डोंट सेल योर शेयर्स. फिर वो प्रोविजो वही है, कोई काम का नहीं है, इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह. अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पे देना है बिफोर पासिंग द ऑर्डर, वो भी ठीक है. और आखिरी में लिखता है कि अमाउंट डिसगॉज्ड pursuant to a direction issued under 11B of this Act and 12A of the Security Contract Regulation Act or 19 of Depository Act, as the case may be, shall be credited to Investor Protection and Education Fund. Disgorge यानी यहाँ से जो पैसा सीज किया ना, कॉन्फिस्केट किया, तो ये पैसा जो कॉन्फिस्केट हो जाता है वायोलेशंस के केस में, तो ये कहाँ जाएगा? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड के अंदर, और वहां से फिर इसको खर्च किया जाएगा. जो अपन ऊपर में भी देखा ना, एक पर्पस था सेबी का, टू इन्वेस्टर एजुकेशन, तो वहां पर ये पैसे को खर्च करते हैं. फिर एक सेक्शन 11A, बोर्ड टू रेगुलेट और प्रोहिबिट इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट और एडवर्टीजमेंट सॉलिसिटिंग मनी फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज. यानी जो प्रोस्पेक्टस अपने कंपनी लॉ में पढ़ा था, आईपीसीसी में, अगर आपको याद हो, कि प्रोस्पेक्टस को सेबी के पास रजिस्टर करना पड़ता है. जितने भी ऑफर डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पहले सेबी के पास रजिस्टर करना होता है, और ये अपन बाद में जो गाइडलाइंस अभी पढ़ेंगे उसमें देखेंगे पूरा हाउ यू हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स टू सेबी. तो यहां पे लिखा है कि सेबी को पावर है रेगुलेट करने का. तो देखो कैसे है, तो लिखता है कि विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, यानी कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस है वो तो लगेंगे, साथ साथ में ये भी लगेगा. द बोर्ड में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स specify by regulations the matters relating to issue of capital, transfer of security and other matters incidental thereto, and the manner in which such matters shall be disclosed by the companies. तो disclosure norms यहां फिक्स करेंगे सेबी. हालांकि कंपनी लॉ तो है ही, और कंपनी लॉ के अंदर प्रोस्पेक्टस का फॉर्मेट भी है, हाउ द प्रोस्पेक्टस इज टू बी मेड. लेकिन यहां क्या लिखा है कि विदाउट प्रेजुडिस टू दोस, यानी वहां जो फॉर्मेट दिया है कंपनीज एक्ट के अंदर वो तो आपको बनाना ही है, और उसके अंदर जो स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर्स है वो तो देना ही है. उसके अलावा इन एडिशन टू दोस सेबी विल प्रिस्क्राइब मैटर्स हियर, एंड दीज मैटर्स व्हिच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी आर आल्सो टू बी डिस्क्लोज्ड इन द प्रोस्पेक्टस. Secondly, by general or special order prohibit, तो पहला पॉइंट है डिस्क्लोजर. ये डिस्क्लोजर
ऑफ मैटर्स है। दूसरा पॉइंट है प्रोहिबिशन। तो क्या लिखता है, प्रोहिबिट एनी कंपनी फ्रॉम इशूइंग प्रोस्पेक्टस, एनी ऑफर डॉक्यूमेंट और एडवर्टीजमेंट सॉलिसिटिंग मनी फ्रॉम पब्लिक फॉर द इशू ऑफ सिक्योरिटी। यानी अगर सेबी के कोई केस चल रहे हैं और उसमें पाया गया कि एक आदमी गिल्टी है, कोई कंपनी ने फ्रॉडुलेंट किया था, तो फिर उसके ऊपर रोक लगा दी जाएगी, जो इसके पहले के सेक्शन में भी पढ़ा अपन ने। तो यहां प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिट कंपनी फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट्स इन शॉर्ट। तो ये वो केस, प्रोहिबिट एनी कंपनी फ्रॉम इशूइंग प्रोस्पेक्टस और एनी काइंड ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, या फिर स्पेसिफाई द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द प्रोस्पेक्टस या ऑफर डॉक्यूमेंट और एडवर्टीजमेंट इफ नॉट प्रोहिबिटेड मे बी इशूड। तो या तो प्रोहिबिशन लगा देंगे या फिर कंडीशंस लगाएंगे कि कंडीशंस के तहत आप इशू कर सकते हो। और आगे ये भी लिखा है कि विदाउट प्रेजुडिस टू सेक्शन 21 ऑफ सिक्रा द बोर्ड में स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स फॉर लिस्टिंग। तो थर्ड पॉइंट है लिस्टिंग। लिस्टिंग के रिक्वायरमेंट्स भी स्पेसिफाई किए जा सकते हैं। हालांकि लिस्टिंग के लिए कंडीशन सिक्रा में मेंशन है, लेकिन सिक्रा के अलावा सेबी भी कुछ कंडीशन स्पेसिफाई कर सकता है फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो 3 पॉइंट है, एक डिस्क्लोजर, एक प्रोहिबिशन और एक लिस्टिंग। 3 पॉइंट है इस सेक्शन के अंदर। फिर उसके बाद है 11AA कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। ऑपरेट कौन करेगा, कैसे करेगा, तो उसके लिए है। तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम यानी चिट फंड्स जो होते हैं ना, तो वो यहां पे आते हैं। तो उसके लिए क्या रेगुलेशन है, देखो, एनी स्कीम और अरेंजमेंट विच सैटिस्फाइज द कंडीशंस रिफर्ड टू अंडर सबसेक्शन 2 और 2A शैल बी अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो वो नीचे में दिया है, अपन पढ़ेंगे अभी। प्रोवाइडेड दैट एनी पूलिंग ऑफ फंड्स, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या है, पूलिंग ऑफ फंड्स होता है, जिसमें उसका नाम ही है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, यानी बहुत सारे लोग मिलकर अपना पैसा कलेक्ट करते हैं इन अ फंड। तो इसको पूलिंग भी कहते हैं, पूलिंग ऑफ फंड। अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट विच इज नॉट रजिस्टर्ड विद द बोर्ड, जो बोर्ड के पास रजिस्टर्ड नहीं है, और इज नॉट कवर्ड अंडर सबसेक्शन 3 involving a corpus amount of 100 crore rupees or more shall be deemed to be a collective investment scheme। यानी मिनिमम साइज कितना होना चाहिए, 100 crores। अगर 100 crores है तो उसको कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मानेंगे। फिर देखो, एनी स्कीम और अरेंजमेंट मेड और ऑफर्ड बाय एनी पर्सन अंडर विच, अब कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम होता क्या है, तो वो डिफाइन किया, देखो, अंडर विच contributions or payments made by investors by whatever name called are pooled and utilized solely for the purpose of the scheme or arrangement. The contribution of payments are made to such scheme or arrangement by the investors with a view to receive profit, income, produce or property, whether movable or immovable, from such scheme or arrangement. तो देखो, सिर्फ पैसे का ही नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट स्कीम्स भी आते हैं, जिसके अंदर हम लोग पैसा जमा करेंगे और एक बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग बना के हम सब एक एक फ्लैट बांट लेंगे, तो वो भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में आएंगे। हमने क्या किया, वो बिल्डिंग सोसाइटीज वगैरह होती है ना, जो पैसा जमा करते हैं लोगों से और फिर बिल्डिंग बनाते हैं और एक एक फ्लैट सबको अलॉट करेंगे, तो वो भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में आएंगे। और चिट फंड्स वगैरह में क्या होता है कि वी रिसीव मनी, हम लोग पैसा जमा करेंगे, फिर एक एक का नाम निकलेगा, जिसका नाम निकला उसको पैसे मिलेंगे फॉर डूइंग बिजनेस, तो वो भी इसके अंदर है। तो वो सब इसके अंदर आते हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर, फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग प्रॉफिट, इनकम, प्रोड्यूस और प्रॉपर्टी, वेदर मूवेबल और इमूवेबल। तो इट कैन बी मूवेबल से रिलेटेड भी स्कीम हो सकती है, इमूवेबल जैसे मैंने कहा कि हाउस बिल्डिंग स्कीम्स होती है, वो भी इसमें आएंगी, तो वो सब इसमें आते हैं। Then property contribution or investment forming part of a scheme or arrangement, whether identifiable or not, is managed on behalf of the investors. इसका मैनेजमेंट जो है वो इन्वेस्टर्स के बिहाफ में होता है, तो उसका एक अपन टीम बनाएंगे, मैनेजमेंट टीम, जो इसको मैनेज करेंगे। And the investors do not have day-to-day control over the management and operation of the scheme. Obviously, उसका एक अपन मैनेजमेंट टीम बनाएंगे, वो करेंगे। Then any scheme or arrangement made or offered by any person satisfying the conditions
as may be specified in accordance with regulations made in this behalf. तो ये और एक पॉइंट, ये ओपन क्लॉज है, इसमें सेबी रेगुलेशंस बनाएगा और प्रिस्क्राइब कर सकता है. अदर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, तो ये सब, ये दोनों जो है ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की डेफिनेशन में आएंगे 2 and 2A. लेकिन 3 कहता है कि notwithstanding anything contained in 2 or 2A, any scheme or arrangement made or offered by a cooperative society registered under the Cooperative Societies Act of 1912 or a society being a registered society or deemed to be a registered society under any law for the time in force. Secondly, under which deposits are accepted by non-banking financial companies as defined under 1 of section 45I of Reserve Bank of India Act, or being a contract of insurance to which the Insurance Act applies, or providing for any scheme, pension scheme, insurance scheme, etc. for employees' benefits, under which deposits are accepted under 58A of Companies Act, ये deposits जो होते हैं, या under which deposits are accepted by a company declared as a nidhi or falling within the meaning of chit business as defined under Chit Funds Act, or under which contributions made are in nature of subscription to a mutual fund shall not be a collective investment scheme. तो इनको फिर एक्सेप्शन में दिया है, ये सारे एक्सेप्शंस. तो क्या क्या एक्सेप्शंस है? बहुत सारे एक्सेप्शंस है. नंबर 1 फिर से देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट. अब जैसे मैंने आपको हाउस बिल्डिंग स्कीम का एग्जांपल दिया ना, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी ये काम करती है. वी कैन फॉर्म कोऑपरेटिव्स, पूल इन अवर मनी एंड डू सम कॉमन गुड, कॉमन बिजनेस करेंगे, लेकिन वो यहां कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के बाहर हो जाएंगे. तो ये पूरे एक्सेप्शंस, नेगेटिव लिस्ट भी कह सकते हैं आप इसको. थियरी क्वेश्चन आता है. दूसरा है एनबीएफसी. जो एनबीएफसी होती है रजिस्टर्ड विद आरबीआई, वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के बाहर है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. फिर इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो भी इसके बाहर है, इवन इफ दे डू अ कलेक्टिव बिजनेस. इंश्योरेंस फंड के मेंबर्स कौन होते हैं? अपन ही तो होते हैं ना, जो इंश्योरेंस लेते हैं वो इंश्योरेंस फंड के मेंबर्स बनते. लेकिन वो इंश्योरेंस एक्ट में अगर रजिस्टर हो गया है तो वो इसके बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसको फिर इंश्योरेंस एक्ट गवर्न करेगा एंड नॉट सीबी. फिर जो अपन एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए जो ट्रस्ट बनाते हैं, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड वगैरह के जो ट्रस्ट बनते हैं, वो भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के डेफिनेशन में नहीं आएंगे. हालांकि उसमें एम्प्लॉयज का ही पैसा होता है, बाद में एम्प्लॉयज को ही मिलता है, बट दे आर नॉट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स. फिर कंपनी जो सेक्शन 58A में डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है लोगों से, वो भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है. जैसे कि सहारा ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए बहुत सारे और बाद में डूब गया, बेसहारा हो गया, वो बात अलग है, लेकिन वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की डेफिनेशन में नहीं आएगा. फिर जो निधि और चिट फंड एक्ट में जो रजिस्टर्ड होती है 1982 में, चिट फंड बिजनेस जो वहां रजिस्टर्ड है, तो वो फिर अपने डेफिनेशन से बाहर हो जाएंगे. या म्यूचुअल फंड्स. सो दीज विल बी ऑल आउट ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स. और आखिरी में ये भी है कि सच अदर स्कीम्स और अरेंजमेंट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद बोर्ड नोटिफाई. तो अगर गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कोई स्कीम को कि ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के बाहर हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा. Then power to issue directions. Save as otherwise provided in 11, if after making or causing to be made an inquiry the board is satisfied that it is necessary in the interest of investors or development of security market, or to prevent the affairs of intermediary or any person referred to under 12 being conducted in a manner detrimental to investors or security market, or to secure proper management of such intermediary or person, it may issue such directions to any person or class of persons referred to in section 12 or associated persons, or to company in respect of matters specified in 11A. ये सब देखो, इसमें कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं एग्जाम में, एक बार पढ़ के अपने को रख देने का. तो इसको कहते हैं पावर टू इशू डायरेक्शंस. फिर एक इन्वेस्टिगेशन का भी पावर है सीबी के पास, वो इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है. किस किस चीज का? ट्रांजैक्शंस का या पर्सन्स का, इंटरमीडियरीज का, ये सब का इन्वेस्टिगेशन कराएंगे. इफ सीबी इज ऑफ द ओपिनियन दैट इज इन वायोलेशन ऑफ
the rules and regulations, वो भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरा सेक्शन है इन्वेस्टिगेशन का. That is one of the major powers of the SEBI to do investigation. बहुत सारे सबसेक्शन 10, 11 तक है. फिर 11D आता है, ये काम का है, उसमें क्वेश्चन आता है सीज एंड डिजिस्ट प्रोसीडिंग्स. तो इसमें क्या लिखता है देखो, इफ द बोर्ड फाइंड्स आफ्टर कॉजिंग एन इंक्वायरी टू बी मेड that any person has violated or is likely to violate any provisions of this act or the rules or regulations made thereunder, it may pass an order requiring such person to cease and desist from committing such violation. Cease यानी कि बंद करो ये काम. Desist यानी फिर से मत करना. जैसे बच्चे को डांटते ना, मम्मी बंद करो चॉकलेट खाना, लेकिन ऐसे थोड़ी कहते फिर मत खाना, तो अगले दिन वो फिर खा सकता है. There is only a cease order, अभी मत खाओ. Desist order नहीं. लेकिन यहां पे क्या होता है, cease and desist order. तो क्या है कि हस्बैंड गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था, तो वाइफ ने पकड़ लिया, वाइफ ने कहा बंद करो ये नाटक और दोबारा कभी मत करना, तो उसको कहते हैं cease and desist order. Provided that the board shall not pass such order in respect of listed public company or a public company which is going to be listed, unless the board has reasonable ground to believe that such company has indulged in insider trading or market manipulation. तो कंपनी के अगेंस्ट ऑर्डर कब आएगा, अगर सेबी को लगता है कि लोग इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं या मार्केट मैनिपुलेशन, तो दो केस में ऑर्डर आ सकता है. सिंपल पॉइंट्स है सब. फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है ब्रोकर्स वगैरह का, ट्रांसफर एजेंट और वो सब है. तो ये सेक्शन एक बार पढ़ने का है, नथिंग टू एक्सप्लेन. इन सबको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सेबी के पास. इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड ऑल ऑफ दोज पीपल. सिमिलरली डिपॉजिटरी, पार्टिसिपेंट्स, कस्टोडियन. तो वो सब एक बार पढ़ेंगे आप. फिर सीधा आ जाओ 12A के ऊपर. Prohibition of manipulative and deceptive devices, insider trading and substantial acquisition of securities or control. अब यहां क्या है, यहां भी सबको रोका गया है ऐसा करने से, और फिर उसके बाद हम देखेंगे उसकी पेनल्टीज कि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर पेनल्टी कैसे लगेगी और कितनी लगेगी. तो उस पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पहले जो रोका गया है वो तो देखते हैं. तो क्या लिखता है देखो, नो पर्सन शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली use or employ in connection with the issue, purchase or sale of any securities listed or proposed to be listed on the recognized stock exchange any manipulative or deceptive device. तो use or employ से connected है, use or employ manipulative or deceptive device, or contravene in a contravenes in contravention यानी indulge, इसको indulge वर्ड लिख दो तो समझ में आएगा, in contravention of the provisions of this act or the rules or regulations made thereunder. तो एक तो सिंपल है, आप contravene नहीं कर सकते, you cannot indulge in contravention, and you should not employ any manipulative or deceptive device. Now what is the meaning of manipulative or deceptive device? जिससे लोगों को उल्लू बनाते हैं उसको मैनिपुलेटिव डिवाइस कहते हैं. जैसे बाबा लोग करते ना, हाँ ये आ जाओ मैं वैसा करा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फॉल्स प्रोमिसेस गिवन जस्ट टू टेक मनी. लोगों को फंसा के पैसा ले लेंगे, बाद में उनको छोड़ देंगे, उनके हवाले कर देंगे, है ना. तो उसको कहते हैं मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइस. अब मैं नाम नहीं ले सकता, क्या है कि ये सब इंडिया में जाता है, बाबा लोगों के नाम लेना बड़ा खतरनाक होता है, कौन किसका भक्त निकल जाए, गॉड ओनली नोज या बाबा ओनली नोज, तो साला नाम नहीं ले सकते. लेकिन तो कंपनी में भी हम ऐसा करेंगे, मैनिपुलेटिव डिवाइसेस यूज करेंगे लोगों को उल्लू बनाने के चक्कर में कि हमारी कंपनी का प्रॉफिट इतना है, सब नकली प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना करके बढ़िया सीन बताएंगे और लोगों से इन्वेस्टमेंट बुलाएंगे, और इन्वेस्टमेंट बुलाने के बाद सब कंपनी को ठप करके पैसा लेके भाग जाएंगे.
तो उसको कहते हैं मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइसेस। डिसेप्टिव यानी जिसमें अपन लोगों को उल्लू बनाने का चक्कर है, डिसीव करने का जहां प्रॉब्लम होता है, तो उसको डिसेप्टिव कहते हैं, कि ऊपर से सब अच्छा दिखाएंगे और अंदर में सब बेकार चीजें हैं। देन एम्प्लॉय एनी डिवाइस, स्कीम और आर्टिफाइस टू डिफ्रॉड। आर्टिफिस यानी कि एक पर्दा हम ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जो कि बाहर से बहुत खूबसूरत दिखेगा और उसके पीछे सब फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी चल रहे हैं। टू डिफ्रॉड, सिंपल वर्ड ही लिखा है, टू डिफ्रॉड, डिफ्रॉड यानी टू डिसीव इन कनेक्शन विद इशू और डीलिंग इन सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। या फिर एंगेज इन एनी एक्ट, प्रैक्टिस, course of business which operates or would operate as fraud or deceit upon any person in connection with the issue, dealing of listed or proposed to be listed securities in contravention of the provisions of this act or the rules made thereunder। यानी वो ये सब घुमा फिरा के कि लोगों को हम उल्लू बनाने का चक्कर है। जैसे इसमें क्या है कि हम एडवर्टीजमेंट्स ऐसे दे रहे हैं कि जिससे लोग उल्लू बन जाएंगे। एडवर्टीजमेंट में हम दिखा रहे कि बाप रे कंपनी का कितने सारे बिजनेसेस और कितना सारा प्रॉफिट कमाने वाले, लेकिन एक्चुअल में सब पोलम पोले, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आजकल आते हैं ना बहुत सारे इशू के पहले, आप देखना कभी भी एडवर्टीजमेंट्स आते कंपनी के, कोई भी कंपनी का इशू आने वाला है तो उसके पहले बहुत बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स हो, बड़े बड़े बैनर्स लग जाते सिटी में कि फलानी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है बताने के लिए। फिर धीरे से इशू निकालते अपन, तो लोगों को पहले उल्लू बनाते फिर इशू निकालते, तो लोगों का दिमाग बन गया रहता है अरे ये कंपनी में इन्वेस्ट करने का है, बहुत बड़ी कंपनी है। जैसे एक श्री सूर्या ग्रुप करके नागपुर में बना था, बहुत फ्रॉडुलेंट था, डूब गया। तो बड़े बड़े ऐड लगाए कि ये बिजनेस है, फलाने बिजनेस है, ये है वो है, होर्डिंग लगे सब पूरे शहर में बड़े बड़े। फिर उनका पब्लिक इशू आया, पैसे लेके भाग गया, अभी अंदर है जेल के अंदर। तो ऐसे बहुत होते हैं। फिर एक महादेव लैंड डेवलपर्स करके था, वो भी अंदर हो गया। ऐसे बहुत सारे देखने को मिलते हैं, आपके शहर में भी होंगे, हजारों ऐसे फ्रॉड आपको मिलेंगे। तो लोग क्या करते हैं कि दे क्रिएट अ यूफोरिया कंपनी के बारे में कि बाप रे कितनी बड़ी कंपनी है, जबकि वैसे कुछ होता नहीं। तो इसको अपन फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो ऐसा करने से रोका गया है, ठीक है, ABC। तीसरे में है एंगेज इन इनसाइडर ट्रेडिंग। नो पर्सन शुड एंगेज इन इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग तो आपको मालूम ही है, कंपनी लॉ में पढ़ा था अपन ने, क्या मतलब है उसका फिर से एक बार बता दूं। अंदर की इंफॉर्मेशन को यूज करके शेयर मार्केट में डील करना। अंदर की इंफॉर्मेशन का मतलब है वी आर इनसाइडर्स। आप कौन है, तो अकाउंट्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर या डायरेक्टर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी जिनके पास कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन है अवेलेबल, बट दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल विद पब्लिक राइट नाउ। तो ये इंफॉर्मेशन अपने को बता रही है कि कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे या गिरेंगे, एज द केस में, है ना। तो इसको यूज करके अपन मार्केट में अगर डील करें या हमारे दोस्तों को बताए, इंफॉर्मेशन शेयर करें कि आप डील करो ताकि आपको फायदा हो जाएगा, तो उसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो वो अलाउड नहीं है। देन डील इन सिक्योरिटीज व्हाइल इन पोजेशन ऑफ मटेरियल और नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेट सच मटेरियल or non-public information to any other person in a manner which is in contravention of the provisions of this act or the rules made thereunder। यानी इंफॉर्मेशन को शेयर भी नहीं कर सकता। तो इनसाइडर ट्रेडिंग जब होता है, जब यही चीज होती है, मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन। मटेरियल यानी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इससे शेयर मार्केट हिलने वाला है और ये इंफॉर्मेशन पब्लिक के पास नहीं है। तो अगर हम डील करके प्रॉफिट कमाएंगे तो इनसाइडर ट्रेडिंग, और अगर हम प्रॉफिट नहीं भी कमाएंगे लेकिन हमने किसी के साथ शेयर कर दिया इन अ मैनर विच इज नॉट अलाउड बाय सेबी, तो वो इसमें आएगा क्लॉज ई के अंदर। या फिर एक्वायर कंट्रोल ऑफ एनी कंपनी और सिक्योरिटीज मोर देन द परसेंटेज जो सेबी फिक्स करेगा। मान लो कि सेबी ने 10% फिक्स किया है, ये अब एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था कि अगर सेबी ने 10% फिक्स किया है तो उसको सब्सटैंशियल एक्विजिशन कहते हैं, और मैंने अगर उससे ज्यादा शेयर्स क्लोज डोर से खरीद लिए, यानी मार्केट से उठा लिए शेयर्स, तो उसको वॉयलेशन माना जाएगा। उसको ओपन ऑफर से लेना पड़ता है, तो इसको सब्सटैंशियल एक्विजिशन नॉर्म्स कहते हैं। तो ये सब इसमें आ गया। देखो फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग आ गया, इनसाइडर ट्रेडिंग आ गया,
एंड सब्सटैंशियल एक्विजिशन। तो यहां बोला है कि आप ये सारे काम मत करो ए से लेके एफ तक, और अगर आपने ये काम किए तो फिर क्या होगा कि पेनल्टी लगेगी। तो लेट्स सी द पेनल्टीज आल्सो। पेनल्टी पे क्वेश्चन आता है, बहुत लंबा है, देखो अप्रोक्सीमेटली 100 पेजेस है सीबी के, इसमें है 8 मार्क, लेकिन 100 पेज पढ़ने के, तो हर चीज़ नहीं पढ़ सकते, अपने को थोड़ा सा शॉर्टन करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकती। तो पेनल्टी पे क्वेश्चन आता है नॉर्मली, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से। तो देखो सबसे पहला है 15A, और पेनल्टी भी बड़ी अच्छी है, याद रखने क्या इच्छा भी होती है और मज़ा भी आता पढ़ने के लिए। कुछ सब्सटैंशियल पेनल्टीज है, नहीं तो 2 रुपये 4 रुपये भरो तो पढ़ने को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन यहाँ पेनल्टीज मस्त है, लाख रुपए से कम तो कहीं कुछ है ही नहीं, एंड इट रन्स इनटू करोर्स। तो देखो जैसे सिकरा में था वैसे यहाँ पर भी है। इफ एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन में देयर अंडर टू फर्निश एनी डॉक्यूमेंट, रिटर्न और रिपोर्ट एंड फेल्स टू डू सो, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के थे, रिटर्न्स रिपोर्ट करने थे, लेकिन आपने नहीं किए, या फेल्स required to file any return or furnish any information, books or other documents within the time specified therefore and the regulations, fails to file such returns or furnish the documents, या fails to maintain the books of accounts itself। तो इन सब लोगों को जैसे ब्रोकर्स वगैरह को रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, रिटर्न सबमिट करने पड़ते हैं, वो नहीं करेंगे तो उनको सजा हो जाएगी कितनी, 1 लाख रुपीज, बट एक्सटेंड टू 1 lakh for each day during which the failure continues, subject to maximum of 1 crore। यानी 1 लाख रुपए मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम 1 करोड़ तक लग सकती है ईच डे। तो अगर आप 10 दिन का डिफॉल्ट करोगे तो 10 लाख हो जाएगा, 15 दिन तो 15 लाख, ऐसे होते होते मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 1 करोड़। देन इफ अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एज एन इंटरमीडियरी and is required under the act or rules or regulations to enter into an agreement with his client, जैसे म्यूचुअल फंड है, तो आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक एप्लीकेशन साइन करके देना पड़ेगा, एक एग्रीमेंट होता है, पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम, तो उसमें एग्रीमेंट होता है, उसके बिना वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। फिर वैसे अगर अपन शेयर ट्रेडिंग करेंगे, यानी अपने को शेयर खरीदना है तो ब्रोकर के पास जाएंगे, ब्रोकर और हमारा एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के बिना वो हमारे लिए काम नहीं करेगा। तो ये सब एग्रीमेंट्स बनाने की जरूरत होती है, और अगर ये एग्रीमेंट नहीं बनाए उन्होंने तो फिर क्या होगा, सेम एज अबाउ, 1 लाख रुपए से लेके 1 करोड़। देन इफ एनी लिस्टेड कंपनी और अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एज एन इंटरमीडियरी हैविंग बीन कॉल्ड अपॉन बाय द बोर्ड इन राइटिंग टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर ग्रीवेंस के लिए बोर्ड ने उनको कहा है कि आप इसको सॉल्व करो, और उन्होंने नहीं किया तो उसमें भी सेम पेनल्टी है। देन 11D, इफ एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट और रूल्स और रेगुलेशंस टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द बोर्ड, यानी जिन जिन लोगों को रजिस्टर होना जरूरी था, जो हमने पिछले सेक्शंस में देखा, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी फॉर स्पॉन्सरिंग एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और म्यूचुअल फंड और स्पॉन्सर्स कैरीड ऑन सो एंड सो एंड सो, या रजिस्टर्ड विद द बोर्ड एज अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इन सो एंड सो, और रजिस्टर्ड विद द बोर्ड एज अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये डबल प्रिंट हुआ है, then dispatch units certificates of the scheme, then to refund application monies, या to invest money in the scheme। तो बेसिकली कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से रिलेटेड है एंड म्यूचुअल फंड्स के लिए कि वो अलग अलग जो काम है उनको वो नहीं करेंगे तो उनको भी सेम पेनल्टी है, 1 लाख टू 1 करोड़। देन वेयर एनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी of a mutual fund fails to comply with any regulations for the asset management company, AMC के जो regulations होते हैं वो comply नहीं किए, उनको भी वैसे ही है। Then 15F, अब यहां से penalty change होता है, any person who is registered as a stock broker
fails to issue contract note in the form prescribed. कॉन्ट्रैक्ट नोट, परचेज एंड सेल कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ना, तो उसका नोट इशू करना पड़ता है. अगर वो नहीं किया उसने तो उसको पेनल्टी है कितनी, नॉट लेस देन 1 लाख बट विच मे एक्सटेंड टू द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय द ब्रोकर. अगर 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करना था तो 1 लाख से 10 लाख की पेनल्टी लग सकती है. Then fails to deliver any security or fails to make payment of the amount due to the investor. मेरे लिए ब्रोकर ने शेयर खरीदे लेकिन शेयर मेरे को दिए ही नहीं, या मैंने पैसा दिया और उसने मैंने बेचे थे शेयर्स, उसने पैसे ही नहीं दिया. तो फिर क्या होगा, नॉट लेस देन 1 लाख बट विच मे एक्सटेंड टू 1 लाख फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच इट कंटिन्यूज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़. यहाँ ये म्यूचुअल फंड का दो ये टाइपिंग एरर है. Then charges an amount of brokerage which is in excess of brokerage which should have been charged under the regulations. तो उसमें लिखा है 1 लाख but may extend to 5 times the amount of excess brokerage charge. यानी उसने 25 रुपये ब्रोकरेज देना था और उसने 50 रुपये लिया तो 25 रुपये एक्स्ट्रा लिया, तो वो 25 रुपये जो एक्स्ट्रा लिया ना उसका 5 टाइम्स तक उसको पेनल्टी लगाई जा सकती है. यानी 25 का 125 रुपये पेनल्टी भरो. फिर इनसाइडर ट्रेडिंग वाला है. Insider who either on his own behalf or on behalf of another person deals in securities of a body corporate listed on the basis of any unpublished price sensitive information or communicates with other person such information. तो उनको पेनल्टी कितनी है देखो, not less than 10 lakh but which may extend to rupees 25 crores or 3 times the amount of profit made out of insider trading whichever is higher. यानी अगर तुमने 75 lakhs जाने दो 75 1 करोड़ कमाए तो 1 करोड़ का 3 टाइम्स कितना होता है 3 करोड़, तो वहां तुमको 3 करोड़ की पेनल्टी नहीं लगेगी, 25 करोड़ की लगेगी. देखो विच एवर इज हायर को अंडरलाइन कर लो. और तुमने 100 करोड़ कमाए तो 100 करोड़ का 3 टाइम्स यानी 300 करोड़ की पेनल्टी लगेगी. और फिर एच में है वो सब्सटैंशियल एक्विजिशन वाला केस, उसमें भी सेम है. फिर फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस और आखिरी में जनरल पॉइंट एच बी, whoever fails to comply with any other provision of the act for which no separate penalty has been prescribed. ये जनरल है. ऊपर में सारे स्पेसिफिक पॉइंट्स हो गए. अब जनरल में लास्ट में लिखा है कि 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक तुमको भी भरना पड़ेगा. तो इसको 3 बार अच्छे से पढ़ने का है पेनल्टीज. फिर पावर टू एडजुडिकेट दिया है, दैट इज सिंपल. जो डिवीजन चीफ होता है सीबी का, ऑफिसर्स की कैटेगरी है तो उसमें डिवीजन चीफ होता है. ही इज द अथॉरिटी टू एडजुडिकेट दीज पेनल्टीज, यानी वो सुनवाई करके दोनों पार्टीज को सुनकर एडजुडिकेशन ऑर्डर पास करेंगे आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. और आगे लिखा है कि while holding the inquiry the officer shall have the power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstance of the case to give evidence. एविडेंस देने के लिए लोगों को बुला सकते हैं और उनको आना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा. और अगर बुलाने पे वो नहीं आया है कोई पर्सन तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगा देंगे फॉर नॉन कंप्लायंस. और सबसेक्शन 3 में लिखा है कि बोर्ड जो है सीबी उसके पास पावर है रेक्टिफिकेशन का. अगर उसको लगता है कि जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है उसमें मिस्टेक है तो बोर्ड उसको बुला करके रिवाइज कर सकता है.
देखो, पास एन ऑर्डर एनहांसिंग द क्वांटम ऑफ पेनल्टी इफ द सर्कमस्टेंस ऑफ द केस सो जस्टिफाई। लेकिन क्योंकि अपन इंक्रीज कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं, तो इसके लिए उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पहले देना पड़ेगा। सिंपल है। देन फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। पेनल्टी कैसे फिक्स की जाएंगी, क्योंकि मिनिमम से मैक्सिमम तक लिमिट दिया रहता है, तो मिनिमम कब, मैक्सिमम कब, बीच में कब, तो उसके लिए ये सारे फैक्टर्स वो कंसिडर करेंगे। क्या क्या देखो, अमाउंट ऑफ डिस्प्रपोर्शनेट गेन और अनफेयर एडवांटेज, आपको कितना गेन या एडवांटेज मिला उसको देखेंगे। फिर आपकी वजह से इन्वेस्टर्स को कितना लॉस हुआ वो देखेंगे, लॉस कॉस्ट टू इन्वेस्टर। देन रिपीटेटिव नेचर ऑफ द डिफॉल्ट, क्या ये गुनाह एक बार किया है तो थोड़ा कम लगा देंगे, बार बार कर रहे हैं तो ज्यादा लगाएंगे, रिपीटेटिव नेचर है तो ज्यादा पेनल्टी लगेगी। फिर उसके बाद अपील वाले सेक्शन से 15T अपील टू सैट, तो यहां जो भी पेनल्टी ऑर्डर है उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो, किसके पास, सीधा सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये हमने सेबी में भी पढ़ा था, सिक्रा के अंदर सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, इसको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन, सीए को भेज सकते हैं आप अपना वकील बना करके, और बाद में अपील टू सुप्रीम कोर्ट होता है, सैट के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट। फिर मिसलिनियस भी है, कॉम्पोजिशन स्कीम, फाइन में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं जेल को, पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी, कोई काम की नहीं है। ये क्या है, मुखबिर जो लोग होते हैं ना, जो अंदर की बात उगल देते हैं और उससे बड़ी मछली पकड़ने में मदद होती है गवर्नमेंट को, तो फिर उन लोगों को इम्यूनिटी दी जाती है फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड पेनल्टी। ये सब फिर कोई काम के सेक्शंस नहीं है, 27 वगैरह।